होल्डिंग कंपनी। हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, जो ग्रेटर देन 50% शेयर होल्ड करता है। कौन सा शेयर होल्ड करता है? जिस कंपनी का हम शेयर होल्ड करते हैं उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी का हम शेयर होल्ड करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी। होल्डिंग कंपनी को हम लोग मेजॉरिटी कंपनी बोल सकते हैं, पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं, और बाकी शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। ये हम लोग ने सीखा था। इसके अलावा हम लोग ने सीखा था कि कैसे हम प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व का सेग्रीगेशन करेंगे। प्रॉफिट और रिजर्व में प्री एंड पोस्ट का सेग्रीगेशन करेंगे। प्री प्रॉफिट हम लोग किसको बोलते हैं? जिस दिन हम लोग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, जिस दिन होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर्ड करता है उस दिन जो जो प्रॉफिट होता है सब प्री माना जाता है, जो रिजर्व होता है वो प्री माना जाता है। और उसके बाद आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग इसको बोलेंगे पोस्ट। ये हम लोग ने एक समरी फॉर्म जो पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा। आज हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब किस तरह से कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे और AS 21 के अनुसार वो अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दैट मींस आप ये समझ लो कि वर्किंग पार्ट है जो आपको बनाना है और उस वर्किंग पार्ट की हेल्प से आपको बैलेंस शीट रेडी करना है। वो वर्किंग पार्ट ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप चाहो तो उस वर्किंग पार्ट से जान सकते हो कि आपका बैलेंस शीट इक्वलाइज है कि वहां से पता चल जाएगा। फिर आपको सिंपली एक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है और उस वर्किंग पार्ट से ही वैल्यू को पुट अप करना है। और एक चीज हमने बताया था नेटवर्क के बारे में। किस कंपनी का नेटवर्क जानेंगे हम लोग? सब्सिडियरी। और उसका नेटवर्क में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस। तो हम लोग चलते हैं एक सम्स को लेके चलते हैं और उसके एडजस्टमेंट को भी समझते हैं। वैसे हमने कल बताया भी था लास्ट क्लास में कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग क्या क्या होता है। जैसे हमने बताया था म्यूचुअल सेटअप है, रिवॉल्यूशन है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ओनर शेयर है, डेप्रिसिएशन है। तो ऐसे ही हम लोग को वन बाय वन एक एक दो सम्स में पूरा एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तो एक एक एडजस्टमेंट जो मिलेगा उसके बारे में हम वहीं पर समझा देंगे आपको, ताकि उसका आप पूरा बैलेंस शीट के साथ मैच कर सको कि कहां पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो उस एडजस्टमेंट जैसे एक या दो सवाल हम लोग अगर 5 सवाल करेंगे तो सब एडजस्टमेंट कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का सवाल जो है उसके अंदर सब मिक्स्ड एडजस्टमेंट जब आएगा तो आप फटाफट कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत में हम आपको एक एक दो एडजस्टमेंट के साथ सम्स करवाएंगे। ठीक है, और वहीं पर ही आप लोगों को हम एंट्री और नोट्स जो भी दिखाना होगा आपको दिखाना। आप लोग जब भी वर्किंग बनाइएगा तो आप सबसे पहले वर्किंग नोट ही बनाइएगा, बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहिए। वर्किंग नोट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है वो नेटवर्क पार्ट है। नेटवर्क जैसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे। किसका? होल्डिंग कंपनी का डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी का। वैसे हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या बोलते हैं? दैट इज द
शेयर होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑन सब्सिडरी कंपनी एंड अदर शेयर होल्डर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स ऑन सब्सिडरी। मतलब सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स किसके किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है एंड अदर शेयर होल्डर्स के पास। अदर का हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी, और इसको होल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि ये एक सम नंबर 1 है, हम इस सम को लेके आपको समझाते हैं कैसे चीजों को वर्कआउट करना है। तो पहले हम लोग सम्स पढ़ते हैं, समझें क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2000। मतलब यहाँ दो कंपनी है, एच एंड एस, बट अभी तक ये नहीं मालूम कि इसमें होल्डिंग कौन है और सब्सिडरी कौन है। ये दो कंपनी, दोनों कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया है, 4 लाख और 3 लाख, मतलब 40,000 शेयर इसने इशू किया और इसने 15,000। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंपनी का दिया है और रिजर्व भी दिया एंड ट्रेड पेबल दिया। बस लायबिलिटी में और कुछ भी नहीं है, तो एक सिंपली लायबिलिटी 4 लाख। अगर हम आपसे ये पूछे दोनों कंपनी का नेटवर्थ, तो हम क्या क्या लेते हैं नेटवर्थ? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका भी शेयर कैपिटल इसी द नेटवर्थ। अगर फिक्टिटियस एसेट्स है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिक्टिटियस एसेट्स हम लोग को कहां पर मिलेगा? बैलेंस शीट में। या तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही नेगेटिव बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है, या फिर अदर करंट एसेट्स के केस में आपको बैलेंस शीट के एसेट्स है। तो ये क्या होता है? फिक्टिटियस एसेट्स क्या नाम से वहां दिया रहेगा? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर हेड्स है जो आपको फिक्टिटियस एसेट्स के हेड्स में या अदर करंट एसेट्स के हेड्स में मिल सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? एसेट्स में क्या क्या है? एसेट्स में हमारे पास है फिक्स एसेट्स, लेकिन इस फिक्स एसेट्स का देखें तो नीचे नोट टू द अकाउंट्स दिया हुआ है दोनों कंपनी का कि फिक्स एसेट्स में क्या क्या है। मशीनरी, प्रीमिसेस, फर्नीचर है दोनों कंपनी का, और ये टोटल ही आप देखोगे तो यहाँ दिया है। बट एक चीज का ध्यान रखिए, इसका टोटल देखिए तीनों मिला के कितना होता है, और यहाँ कितना दिया है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 1%। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, पहले वाले कंपनी में दिया इन्वेस्टमेंट 1,80,000, दूसरे में नहीं दिया। मतलब पहला वाला कंपनी इन्वेस्ट किया, कहां पर इन्वेस्ट किया है? 10,000 शेयर इन। यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि पहला एच लिमिटेड ने 10,000 शेयर खरीदा है एस लिमिटेड। हमको ये देखना है कि एस लिमिटेड कितना शेयर इशू किया? 15,000। तो 15,000 में से 10,000 शेयर किसने ले लिया? जो कि मोर देन 50%। यहीं से दोनों का रिलेशन मालूम पड़ जाएगा। तो एच लिमिटेड का रिलेशन हुआ होल्डिंग एंड एस लिमिटेड का। सेकंड, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिजर्व और कैश एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट किया वो एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल। या बता दिया डेट ऑफ एक्विजिशन, ये दोनों बताए। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बताएगा तो आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही समझेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है 1 अप्रैल को उसने शेयर एक्वायर किया। व्हेन द बैलेंस ऑफ देयर पीएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व 66 एंड 9। और किसका रिजर्व है ये? पीएल और रिजर्व किसका है? एस लिमिटेड का है, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का बैलेंस। सेकंड बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 40,000 इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी का क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ 24,000 पेबल टू
मतलब होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स के अंदर 24,000 का क्रेडिटर्स है जो उसको सब्सिडरी कंपनी को पे करना है। मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से गुड्स खरीदा होगा, तो जो गुड्स खरीदेगा उसको तो पैसा देना पड़ेगा, और होल्डिंग गुड्स खरीद रहा है तो उसको सब्सिडरी को पैसा देना है, तो उसने अपने क्रेडिटर्स में जोड़ दिया कि भाई हमको बाकी क्रेडिटर्स को भी देना है, सब्सिडरी को भी देना है। ठीक है, और दूसरी तरफ उसके अंदर ये भी बोला है कि सब्सिडरी कंपनी ने उसमें कितना प्रॉफिट जोड़ रखा है। मतलब ये हो गया कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को जो गुड्स बेचा है वो 18,000 का गुड्स था, उसमें 6,000 प्रॉफिट जोड़ के 24,000 में बेच दिया। ठीक है, है? दोनों पेज नहीं, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सीधा थर्ड क्वेश्चन है, वो जो फर्स्ट पेज है वही तक ही है। और दूसरा पेज में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। थर्ड नंबर ऐसा कैसे हो गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन है तो देखो आगे पीछे पेज हो गया होगा। पेज नंबर में भी सर 5 के बाद सीधा 7 6 नहीं है, और उसके बाद 7 8 9 10 तो सही है, बाकी सब सही है। 6 नंबर पेज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फोटो ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6,000 इंक्लूड करके सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचा। मीनिंग समझ में आ रहा है? सब्सिडरी ने 18,000 का गुड्स था उसके दाम का, उसमें 6,000 प्रॉफिट जोड़ा और होल्डिंग को बेच दिया। उस समय ना तो सब्सिडरी को मालूम था कि ये मेरा पेरेंट्स कंपनी बनने वाला है, बट गुड्स उसने बेच दिया, और सब होल्डिंग कंपनी को मालूम है कि आपको 24,000 रुपए देना है किसको? सब्सिडरी। ये हो गया बात। यहाँ तक स्टॉक ऑफ 1,02,000 ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड अनसोल्ड गुड्स फ्रॉम एच लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ। होल्डिंग कंपनी ने जो गुड्स खरीदा था सब्सिडरी से, वो गुड्स अभी तक पूरा मार्केट में बेचा, होल्डिंग कंपनी के पास बच गया वो गुड्स, और होल्डिंग कंपनी के अनुसार उसका दाम कितना बचा हुआ गुड्स का। मतलब होल्डिंग कंपनी ने कितने का गुड्स खरीदा था, उसमें से 18,000 का गुड्स अभी भी होल्डिंग कंपनी के पास बचा। तो जो गुड्स उसने सब्सिडरी से खरीदा और सब्सिडरी ने उसमें प्रॉफिट जोड़ा, तो जो गुड्स होल्डिंग के पास बचा है उसके अंदर भी तो प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और होल्डिंग कंपनी को कितना पे करना है? 24,000। वो हो गया म्यूचुअल सेटअप। म्यूचुअल सेटअप क्यों म्यूचुअल सेटअप हुआ? होल्डिंग को किसको पैसा देना है? तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार रूल्स ये होता है कि एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन इफ देयर इज ए इंटर ट्रांजैक्शंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी शुड बी एलिमिनेटेड। कोई भी आपस का कोई ट्रांजैक्शन होगा उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। और सेकंड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, पूरा का पूरा 100% ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब जो प्रॉफिट सब्सिडरी ने होल्डिंग से कमाया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट को हम शो हटाना पड़ेगा। उस प्रॉफिट को कहां से हटाना पड़ेगा वो हम इंप्लीवाइज आपको, पहले हमने आपको पूरा सम। अब ऐसा है, हम लोग सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर एक्वायर किया है? तो बोलेंगे 10,000 आउट ऑफ दैट इज 2/3, और माइनॉरिटी के पास कितना है? 5,000 आउट ऑफ।
हाँ निकाल देंगे और वो भी देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब हम लोग बनाएंगे कंट्रोल चार्ट के 3 वर्किंग नोट बताए थे, इसको पहला वर्किंग ये हो गया हम लोग का नेटवर्क। यहाँ डिवीजन करेंगे नेटवर्क। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं क्लियरिटी के साथ ताकि आपको ध्यान रहे। अब हम लोग नेटवर्क किसका लेंगे? दैट इज नेटवर्क ऑफ एस लिमिटेड सबस्टेंस। नेटवर्क में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व भी हमारा 2 दिया हुआ है, एक प्री एक पोस्ट। कैसे समझेंगे? प्री जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का रिजर्व बैलेंस दिया हुआ है और एंड ऑफ द ईयर का रिजर्व बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग प्री पोस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे रिजर्व भी जो है प्री एंड पोस्ट निकालेंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर डिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए हम पहले से आपको समझे, ये पहला समय इसलिए समझा रहे हैं, बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद भी बना सकते हो। हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिखाए। हेलो, हाँ हाँ संडे है तो अभी तो हम नहीं जाते उस क्लास पर। हम कल देख लेंगे भाई, हम देख लेंगे, हमको पता है, हम लेके रख लेंगे अपने पास, पता कर लेंगे। ठीक, इतना भी इम्पोर्टेंट मीटिंग चलता रहे चाहे क्लास चलता रहे, चाहे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो, चाहे घर से फोन आएगा तो आप भी हो जाएगी। हमने 5 पॉइंट लिखा, ये मिनिमम 5 पॉइंट आपको इस वर्किंग नेटवर्क में जरूर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं प्री रिजर्व, प्री प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट ऐसे रिजर्व भी ले सकते हैं बट प्री प्रॉफिट आदत आप ऐसा बना सकते हैं। फिर लेंगे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, तीसरा लेंगे प्री रिजर्व, चौथा लेंगे रिजर्व एज पर बैलेंस शीट और पांचवा लेंगे शेयर कैपिटल। मिनिमम ये 5 रहेगा। हाँ, अगर रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व नहीं है, सिर्फ पीएल, तो समझ लीजिए 2 पॉइंट हट जाएगा, तब तक 3 पॉइंट है। ठीक है, 5 से ज्यादा हो सकता है एडजस्टमेंट के बेस पे। अब आपको इसमें अमाउंट कैसे और कहां क्या लिखना है ये जानना है। ये प्री का मतलब होता है जिस दिन शेयर एक्वायर्ड किया। क्या डेट था एक्वायर्ड का? 14। ठीक है, और प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट का मतलब होता है जो एंड ऑफ द ईयर आपका दिया रहेगा 15 का प्रॉफिट। वैसे ही प्री रिजर्व भी कौन से डेट का होगा? 1/4 का होगा और रिजर्व एज पर बैलेंस शीट 31 मार्च। ये हम लिख दिए हैं, हम हर सवाल में नहीं लिखेंगे, पहली बार समझा देंगे। ठीक है, ताकि आपको याद है। अब आप क्वेश्चंस पढ़ के ये देखना है कि हमारे पास जिस दिन शेयर एक्वायर्ड किया था उस दिन हमारे पास बैलेंस इन पीएल अकाउंट था 66,000, बैलेंस इन रिजर्व था 9,000। जिस दिन शेयर एक्वायर्ड किया, ये कौन सा रिजर्व और पीएल हुआ? तो हम लोग क्या बोलेंगे?
प्री प्रॉफिट है 66,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 66,000 प्री प्रॉफिट एंड प्री रिजर्व लिख लेंगे 9,000। ठीक है, प्रॉफिट इज द बैलेंस शीट। अब आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट है? अच्छा, आप लोगों के पास बुक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 है और 13,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ना 80,000 और रिजर्व एज पर बैलेंस शीट, और शेयर कैपिटल जो है वो एज पर बैलेंस शीट होगा 31 मार्च होगा 1,00,000। ये हमारा नेटवर्क, इसी को तो नेटवर्क बोलते हैं। और यही नेटवर्क को हमको डिवाइड करना है बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। और होल्डिंग के बगल में हम यहाँ लिख लेंगे कितना था हमारा 3/4, 2/3 था क्या, 2/3। तो हम लोग सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस प्रॉफिट का हिस्सा 2/3 1/3 में बांट, तो 44,000 आएगा एंड 22,000 जाएगा माइनॉरिटी। बांटेंगे नहीं फटाफट, पहले समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अपने स्टेप अपनी दर्शन मत लीजिएगा, पहला सवाल कहाँ गलती होगा काटा कीजिए। ये जो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर ये प्रॉफिट क्या है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो बैलेंस कितना बचेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट प्रॉफिट। इस पोस्ट प्रॉफिट को भी हम लोग दोनों में बांट देंगे, 2/3 1/3। नाइन 333 4667। प्री रिजर्व, प्री रिजर्व को भी हम लोग बांटेंगे। रिजर्व एज पर बैलेंस शीट से लेस करेंगे प्री रिजर्व। तो बैलेंस जो बचेगा वो हम लोग का पोस्ट रिजर्व। इसको भी बांट देंगे। शेयर कैपिटल जो 1,50,000 है, ये तो फ्री पोस्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही। बट इस 1,50,000 में से 2/3 पोर्शन किसके पास है, शेयर होल्डिंग के पास है, तो उसका 2/3 निकाल देंगे तो 1,00,000 और 50,000 माइनस। माइनॉरिटी को जोड़िए तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सब्सिडियरी का माइनॉरिटी का टोटल वैल्यू नेटवर्थ कितना है। और बाकी जो होल्डिंग कंपनी का नेटवर्थ है, इस नेटवर्थ में दो पार्टीशन, प्री एंड, और पिछले क्लास में बताया था प्री नेटवर्थ को किससे एडजस्ट करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट से। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, जो भी प्री प्रॉफिट है उसको एक रेक्टेंगल शेप में बंद कर देंगे। रेक्टेंगल शेप देने से हमको ये याद रहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट शेप।
और जो पोस्ट है उसको हम राउंड दे देंगे तो हम ये समझ लेंगे ये मेरा पोस्ट है। ये हमारा इंडिकेशन है, जरूरी नहीं है कि आपको ये देना है, समझाने के लिए हमने आपको बताया। वैसे प्री रिजर्व को हमने रेक्टेंगल दे देंगे, पोस्ट को राउंड दे देंगे, और शेयर कैपिटल को फ्री ही मानते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कंट्रोल चार्ट नहीं करते, और अभी तक जो भी एडजस्टमेंट दिया है इस सवाल में वो कंट्रोल चार्ट में नहीं है। मतलब म्यूचुअल सेटअप एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये कंट्रोल चार्ट सी में जाएगा। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि कौन सा एडजस्टमेंट किस में आएगा, ये हम लोग इस चार्ट के पास। चलिए सेकेंड कंट्रोल चार्ट डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या ये बोल सकते हैं कि हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करें। देखिए आप लोग को कई बार वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड अगर पूछेगा तो याद रखना, जैसे कल जो आपके इंटरनल एग्जाम में आया था वैसे ही आया, तो वो पार्ट आपसे पूछा गया, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मालूम है, बट उसका एक छोटा सा पार्ट आपसे अगर पूछेगा तो वो पार्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है सब्सिडियरी में? शेयर्स 10%। वैल्यू कितना था? 1 लाख। कहां से मिला ये 1,80,000? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में 1,80,000 कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का जो 10,000 शेयर खरीदा है उसमें उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? कब इन्वेस्ट किया है? 1 अप्रैल को। और उसी 1 अप्रैल को उसके बाद प्री प्रॉफिट उसको कितना मिला? प्री प्रॉफिट 44,000। कैसे मालूम पड़ा 44,000? आपने कंट्रोल चार्ट में जो रेक्टेंगल बनाया है उसको देखिए। प्री रिजर्व शेयर कैपिटल कितना? देखिए हमने सिर्फ उसमें से क्या सिलेक्ट किया, ये प्री नेटवर्थ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री नेटवर्थ। 1,50,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा है कैपिटल प्रॉफिट से, तो कल हम बताए थे if investment value is greater than capital profit, that difference is called goodwill. 30,000 is treated as ये कंट्रोल चार्ट भी बनते हैं। कंट्रोल चार्ट इसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जो चार्ट हम लोग बनाएंगे ये सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का कंसोलिडेशन चार्ट विद एडजस्टमेंट 1 by 1। सबसे पहले हम एसेट साइड का चार्ट बनाएंगे कंसोलिडेशन एसेट्स, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? एसेट्स का चार्ट किस तरह से समझेंगे? तो हम लोग यहां करते हैं होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड एंड टोटल।
बहुत सारा कॉलम बनेगा, जितने एसेट्स है उतना कॉलम बनते चला जाएगा। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में देखिए पहला एसेट्स का नाम क्या है, मशीनरी। फिक्स एसेट दिया है, उसके अंदर नीचे डिस्क्राइब भी किया था। ठीक है, नीचे में कौन कौन से एसेट्स का नाम डिस्क्राइब किया था पहला, मशीनरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी। प्रीमिसेस, फर्नीचर भी है, ये 3 फिक्स एसेट। उसके बाद बैलेंस शीट में अब कौन सा एसेट है, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग क्वालिटी वहां ले लिए थे, अब बचा है स्टॉक जिसको इन्वेंट्री बोलेंगे, डेटर्स जिसको रिसीवेबल बोलेंगे, और कैश। तो हमने सभी एसेट्स का नाम। अब दोनों कंपनी का मशीनरी का वैल्यू कितना है ये आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, 1,15,000। और एस लिमिटेड में कितना दिया है, 38। टोटल जोड़ेंगे 150। लिमिटेड 2,20,000, 89, 1,09,000। फर्नीचर स्टॉक 164। कैश 25,000। हमने कंसोलिडेशन कर दिया, कमाई। ठीक है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो नेटवर्क ही है, तो क्या हम लोग दो साइड से नेटवर्क निकाल रहे हैं, लायबिलिटी है। थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ दिया है एडजस्टमेंट्स के लिए, अभी हम लोग चलते हैं लायबिलिटी। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, मतलब ये वर्किंग का जो आप तरीका याद रखोगे ना, आपको होल्डिंग कंपनी बहुत ईजी है। अब बताइए लायबिलिटी में पहला हेड्स क्या है, शेयर कैपिटल। दूसरा हेड्स क्या है, जीआर, पीआई। उसके बाद ट्रेड पेपर। बस ये 4 चीजें। और इस 4 चीज में आप अगर ध्यान दो तो नेटवर्क ये 3 होता है। ठीक है, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का आइए। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ, 4 है। होल्डिंग कंपनी का जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है, सिर्फ होल्डिंग का बात कर रहे हैं, 2,10,000। होल्डिंग कंपनी का पीएल कितना दिया है, 1,50,000। और होल्डिंग कंपनी का ट्रेड पेपर, ठीक है। हमने पहले होल्डिंग का लिख लिया लायबिलिटी साइड में, क्यों, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी कितना दिया है, ये ऑलरेडी हमने कंट्रोल चार्ट ए में लिख दिया है, इसलिए हमें लिख दिया। ठीक है, सेकेंड जीआर ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी हमने कंट्रोल चार्ट ए में लिख दिया, लेकिन वहां कंट्रोल चार्ट ए में अगर आप देखो तो पोस्ट रिजर्व निकाले हो आप होल्डिंग कंपनी का शेयर 266, ये होल्डिंग कंपनी को मिलेगा और ये उसका एक्विजिशन के बाद का है, तो वो अपने जीआर में 2667 ऐड कर देगा।
2667, मतलब होल्डिंग कंपनी का अपना रिजर्व प्लस जो सब्सिडियरी से उसने अर्न किया है रिजर्व, वो भी कब एक्वायर्ड करने के बाद वो अपने रिजर्व में मिला देगा। पीएल पोस्ट पीएल कितना है 933, एक्विजिशन के बाद जो उसका पोस्ट प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट। क्रेडिटर्स कितना है सब्सिडियरी, समझ में आया। अब आप अगर ध्यान से देखो कंट्रोल चार्ट में तो आपने सभी इफेक्ट ले लिया, प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, शेयर कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट में ले लिया, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट पीएल आपने यहाँ कंट्रोल चार्ट सी में ले लिया, माइनॉरिटी का टोटल आपने जोड़ लिया वो बैलेंस शीट में जाएगा, कंट्रोल चार्ट बी में आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला वो कंट्रोल चार्ट सी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने वहां ले लिया, हमने यहाँ पर कंट्रोल चार्ट सी में, मतलब जो चीज जहां लिया है उसके बाद उसका दूसरा सेकेंड टाइम हमने वहां पर। अब टोटल करेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा 4 लाख 212,667 159,383 अभी तक एडजस्टमेंट हुआ नहीं है क्योंकि जो जो एडजस्टमेंट दिए हैं अब आएंगे कंट्रोलर्स। क्या एडजस्टमेंट था यहाँ तक सबने नोट कर लिया, एडजस्टमेंट क्या था फिर से चलते हैं। पहला तो बात है कि सब होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 24,000 वैल्यू जो कि वो किसको देगा, इसको हम लोग एच देगा एस लिमिटेड को 24,000, तो किसने पूछ तो ये 24,000 का हम लोग क्या बोलेंगे म्यूचुअल। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त ना तो होल्डिंग कंपनी देगा सब्सिडियरी को और ना सब्सिडियरी लेगा होल्डिंग को, क्योंकि तो दोनों का रिलेशन बन गया है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। इसको हम लोग म्यूचुअल सेटअप बोलते हैं और ये म्यूचुअल सेटअप किससे एडजस्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल सेटअप डेटा से 24,000 माइनस कर देंगे एंड क्रेडिटर से भी 24,000 माइनस, और हर एडजस्टमेंट का डबल एंट्री होगा ये। यहाँ तक समझ में। सेकेंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में आपको समझाऊं। होल्डिंग ने कितना गुड्स खरीदा था, होल्डिंग ने कितने का गुड्स खरीदा था 24,000 और सब्सिडियरी ने उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस था 18,000 और उसमें प्रॉफिट जोड़ा था 6,000, तब उसने 24,000 रुपए में गुड्स होल्डिंग को बेचा। सब्सिडियरी के लिए ये इनवॉइस प्राइस है बट होल्डिंग के लिए ये कॉस्ट प्राइस। इसको क्या मालूम कि सब्सिडियरी ने कितना प्रॉफिट जोड़ा, वो जिस दाम में खरीद रहा है उसके लिए कोई कॉस्ट प्राइस है। इस 24,000 में से कितना गुड्स उसके पास बच गया, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के साथ तो वो कॉस्ट प्राइस है, इसलिए सब में लिखा हुआ है एट ए कॉस्ट ऑफ 18,000। तो आप ये बोल सकते हैं कि 24,000 के गुड्स में से प्रॉफिट है 6,000, तो 18,000 के गुड्स में कितना प्रॉफिट है, प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, दैट इज 18,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इनटू 6,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ट्रीटमेंट तो हम बताएंगे लेकिन उसके पहले हम आपको एंट्री दिखा देंगे। म्यूचुअल सेटअप का एंट्री क्या था, तो म्यूचुअल सेटअप का एंट्री था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो
तो 24,000 हमने सेट आउट किया है। ठीक है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। पीएल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो कम करना, और स्टॉक भी इनवॉइस वैल्यू से बढ़ा हुआ है, लोड से बढ़ा हुआ है तो कम करना। तो हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है ना, उससे कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,500 आया था ना, माइनस कर देंगे। और दूसरी तरफ एसेट्स में जो स्टॉक किया हुआ है उससे भी 4,500। अब आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा डीपली चीज बता देते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गुड्स किसने बेचा? एस ने जब गुड्स सेल किया होगा तो वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया होगा, उसमें लिखा होगा सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, उसके अंदर वो जोड़ा होगा सेल्स जोड़ा होगा तो उसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के आया होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होल्डिंग कंपनी ने अपना हिस्सा निकाला, ये अपना हिस्सा निकाला है कहां से? कंट्रोल चार्ट ए से। ए में आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, लिखा है 80,000। ये सब्सिडियरी का है ना, सब्सिडियरी का इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना। कौन सा प्रॉफिट? जो उसने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचा है 6,000 रुपए, वो 6,000 रुपए इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इससे इसके अंदर आ गया, ये चला गया कहां पर? ये आ गया आपके 9,300, यहां आ गया, इसमें जुड़ गया, इसलिए इसमें से हमें क्या करना ताकि एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने। ये होल्डिंग कंपनी अपना हिस्सा समझ रहा है कि हमने जो गुड्स खरीदा, क्योंकि माइनॉरिटी तो गुड्स खरीदा ही नहीं, तो माइनॉरिटी के हिस्से में क्यों जाएगा? इसलिए हमने कंट्रोल चार्ट ए में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये 4,500 एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि माइनॉरिटी बोलता है कि मेरे को क्या मतलब, तुमने खरीदा है, तुम जो भी प्रॉफिट ले रहे हो उससे पोस्ट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से माइनस करो ना अनरियलाइज्ड। इसलिए होल्डिंग कंपनी ने अपना जब कंसोलिडेशन पीएल बनाया तो उस कंसोलिडेटेड पीएल से एडजस्ट किया।
और ये 4,500 हम क्यों इससे लेस किए, स्टॉक से। गुड्स किसने बेचा, किसको, स्टॉक आया एच के पास, गोदाम में रख दिया, कुछ गुड्स बेच दिया, कुछ गुड्स बच गए, वो गुड्स इसके अंदर है, होल्डिंग कंपनी की क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन होल्डिंग कंपनी तो उसको कौन सा प्राइस मान रहा है, कॉस्ट प्राइस। वो तो पूरा का पूरा गुड्स इंक्लूड किया हुआ जो बचा हुआ है। कितने का गुड्स उसके पास बचा हुआ है, 18,000। उस 18,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 6,000। 4,500 इंक्लूड है प्रोपोर्शनल, वो 4,500 इसमें से माइनस करेगा, तभी जाके एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक आएगा एट कॉस्ट। अगर वो सब्सिडरी के बजाय बाजार से खरीदा होता होल्डिंग कंपनी तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग नहीं निकालते, क्योंकि वो अपने ही कंपनी से। म्यूचुअल सेटअप क्यों एडजस्ट हुआ, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि दोनों जन अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स में जोड़ा था। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी ने गुड्स बेचा है उसको पैसा मिलना चाहिए, इसलिए उसने अपने डेटर्स में जोड़ दिया, इसलिए उसके डेटर से माइनस कर दिया। और होल्डिंग कंपनी अपने क्रेडिटर्स में जोड़ दिया, इसके क्रेडिटर से माइनस कर दिया, इसलिए कंबाइंड में माइनस कर रहे हैं। तो हमको ये मैटर ही नहीं कि किससे माइनस हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट नॉलेज को ध्यान रखना है किससे माइनस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको हम वेरिफिकेशन बताते हैं। वेरिफिकेशन मतलब अब इसके बाद आपको बनाना क्या है, बैलेंस। तो वो आप यही वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, कैलकुलेटर ले लीजिए, सबसे पहले एसेट साइड जोड़ेंगे, मशीनरी जोड़िए 153, कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए 153, प्रीमिसेस जोड़िए 309,000 एंड 79,000 का स्टॉक नहीं 164,050 में से माइनस करेंगे ना, 4,000 गया तो 1,60,000 और 500 गया तो 159,550 450 159 164,050 है ना टोटल, उसमें से 4,500 माइनस कीजिए, 5 और ये 179,200 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। अब जोड़िए, एसेट्स का सब कुछ जोड़ लीजिए, हाँ बता रहे हैं, एसेट्स का जोड़ लिया और कंट्रोल चार्ट बी में गुडविल आया था वो भी एसेट्स होता है, उसको भी जोड़ लीजिए। 923,950 ये एसेट साइड का टोटल है। लायबिलिटी का टोटल में जोड़िए, शेयर कैपिटल 4 लाख, जीआर जोड़िए, जब पीएल में माइनस करके बताइए कितना आएगा, ओके। अब लायबिलिटी का ये चालू जोड़ लीजिए, माइनॉरिटी का टोटल आया था 81,000, उसको जोड़िए क्योंकि लायबिलिटी में आता है, कितना आया 923,950। मतलब बैलेंस शीट बनाने के पहले अगर आप ये एड्रेस के चेक कर लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मिस्टेक है कि कंट्रोल चार्ट ए से माइनॉरिटी लीजिएगा लायबिलिटी में, और कंट्रोल चार्ट बी में अगर गुडविल है तो एसेट्स में जाएगा, और कैपिटल रिजर्व है तो लायबिलिटी में जाएगा। तो तीनों चार्ट से कुछ ना कुछ आएगा, ये ध्यान। ओके, चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं।
consolidated balance sheet. As on 31st March 50 है ना? फॉर्मेट तो आप जानते हो और वैसे भी आपको याद नहीं रखना, क्यों? आपके बैलेंस शीट तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहेगा, तो जैसा प्रेजेंटेशन रहेगा हेड्स का वैसे ही यहाँ प्रेजेंट करें, सिर्फ अमाउंट ही तो चेंज होगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, और आपने ऑलरेडी शेयर कैपिटल का हेड्स बनाया तो 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, आप जीआर और पीएल दोनों को जोड़ लीजिए। कंट्रोल चार्ट सी में जो जीआर था और पीएल था तो जोड़ के टोटल यहाँ कितना था जीआर और पीएल जोड़ने से? मतलब एच और एस का क्या अलग नहीं है, वो तो वहां निकाली दी है ना, एच और एस का कंबाइन कर दिया ना। 3 6 7 5 नॉन करेंट लायबिलिटीज। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मेट जैसा आपको दिया रहेगा एग्जाम में, नोट्स टू द अकाउंट अगर दिया है तो आपने वर्किंग नोट तो बना ही दिया है, तो नोट्स टू द अकाउंट अलग से बनाना नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में जो जो हेड दिया वो भेज। हाँ, शेयर कैपिटल के यहाँ पर लिख दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नॉन करेंट लायबिलिटीज है नहीं, करेंट लायबिलिटीज कितना था करेंट लायबिलिटीज? जो फिक्स्ड एसेट्स, इसमें आप लिखेगा प्लांट प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट, वहां पर जितना भी था ना प्लांट प्रीमिसेस एंड फर्नीचर, उन सबको जोड़ लीजिए, इसका टोटल को जोड़ के टोटल यहाँ लिखना। कितना है तो ये प्लांट प्रॉपर्टी का यहाँ दिया हुआ है, इन तीनों को मशीनरी प्रीमिसेस फर्नीचर 5 लाख 5,41,000 और गुडविल दिखाएंगे 30,000। करंट एसेट्स इन्वेंट्री दिखाएंगे, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ इन्वेंट्री निकाले थे 159,552। ट्रेड रिसीवेबल
कैश और इक्विवेलेंट कैश ये और टोटल आएगा जो आपने बताया था 92395। कल जो आप लोग का समझाया था इसलिए इसमें कुछ किया था कैपिटल प्रॉफिट जो था मतलब फ्री प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल चार्ट बी जो बनाए थे फ्री प्रॉफिट फ्री रिजर्व उनको जोड़ना था, शेयर कैपिटल नहीं जोड़ना था, फ्री प्रॉफिट फ्री रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट तो खाली रिजर्व ये भी होगा, वो क्वेश्चन पूछा गया था। और सेकंड पूछा गया था आपसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना, कंट्रोल चार्ट बी जो था वो लेना था, ठीक है। तो एक समय हम लोग ने दो एडजस्टमेंट सीख लिया, एक अनरियलाइज प्रॉफिट और एक म्यूचुअल सेल। हमने इस जन तो पहले अभी भी रखा हुआ है बनाया हुआ, एक्सेल में मैंने बनाया और कंट्रोल चार्ट एक्सेल फॉर्मूला पुट कर दिया। सिर्फ क्या करते थे सवाल पढ़ा, फ्री प्रॉफिट में वैल्यू पुट किया तो अपने आप डिवाइड हो गया, क्योंकि ऊपर में होल्डिंग और सब्सिडरी का जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वहां पर लिखना पड़ता है, हम देखते बनता है और सीधा फ्री प्रॉफिट के सामने अगर हम 60,000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों में डिवाइड हो जाएगा। वैसा हमने पूरा चार्ट एक्सेल में बनाया हुआ होगा फाइल से, तो वो आप डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला हमने पुटअप किया था कंट्रोल चार्ट बी में, जैसे कंट्रोल चार्ट में जैसे फ्री जो प्रॉफिट आता है वो कंट्रोल चार्ट बी में जाता है, तो उसका वहां पर ब्लैंक बनाया हुआ था, जैसे वहां 6,000 आएगा तो ऑटोमेटिक वहां पर भी 6,000 दिखा, वैसा पूरा सेटअप किया ताकि आप 5 मिनट के अंदर में एक होल्डिंग कंपनी का सवाल पढ़ो और डिजिटली पुट करोगे एक्सेल में, आपका पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। दिखाएं क्या? हाँ सर बिल्कुल दिखाएं कैसे क्या है, बहुत साल पहले तब तो इतना लैपटॉप का यूज ही नहीं था, ऑनलाइन क्लास का तो कोई बात ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं मेरे को बनाना है तो हमको सॉल्व करना है, तो हम पेपर में क्यों सॉल्व करें, क्योंकि आप लोग को सॉल्यूशन रेडी करके दे देंगे तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि कोई सब बहुत सारे स्टूडेंट का सम सॉल्व करते भैया नहीं मिल रहा है कुछ देखिए, तो अब उतना देखेंगे पूरा सवाल चेक करेंगे, सॉल्यूशन मेरे पास है, आप सॉल्यूशन देख लो तो आसान रहेगा ना। अब तो इतने सारे बुक्स आ गए कि हर सवाल का सॉल्व कहीं ना कहीं मिल जाता है, पहले तो इतना नहीं था, तब हमने दिमाग लगाया कि नहीं हम एक्सेल में सॉल्व करते, तो हमने बहुत बजट भी किया है, या फिर कैश बजट किया, कैश बजट भी हमने एक्सेल में बनाया, उसमें तो बहुत काम का चीज है, क्योंकि डेटर्स का कलेक्शन होता है 50%, 30%, 20%, वो पूरा एक्सेल में बनाया हम निकाल नहीं सकते, देखिएगा आप लोग उसमें से और कुछ डेवलप कर सकते हो। चलिए सम नंबर 2, O Limited purchase 24,000 equity share in B Limited, पहले बता दिया। O Limited मतलब यहाँ हो गया पहला वाला कंपनी, E दूसरा हो गया, और O ने कितना शेयर खरीदा है किसका, और P ने कितना शेयर इशू किया, 30,000 में से 24,000 शेयर को O ने ले लिया, मोर देन 50% हो गया। तो होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशन तो यहाँ लिखिए। On 1st April, P Limited had 22,000 in जनरल, जिस दिन शेयर एक्वायर किया उस दिन रिजर्व में P Limited का बाय करना, ये कौन सा रिजर्व हुआ,
एंड 37,000 डेबिट मतलब लॉस इन पीएल। ये भी कौन सा हुआ? प्री लॉस। Fixed assets standing in the books of P Limited 90,000 was considered worth rupees 75,000 on the date of purchase of company। जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदा था सब्सिडियरी का, उस दिन होल्डिंग कंपनी ने देखा कि सब्सिडियरी का जो फिक्स एसेट्स है 90,000 का वैल्यू कितने में हो गया? रिवैल्यूएशन हो गया 15,000 का। And for the purpose of determining the value of share, 20% depreciation has been taken off since acquisition। और बोला गया है डेप्रिसिएशन कितना लोग चार्ज करते हैं? Stock of O Limited includes 30,000 of O मतलब हो गया होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है 30,000 का गुड्स जिसने ओ ने खरीदा था, of which P Limited made a profit of, उसमें से प्रॉफिट कितना है? मतलब P ने 7,500 प्रॉफिट जोड़ के O को, तो आपको क्या निकालना है इसमें? और पहले वाला ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड उस पर डेप्रिसिएशन। ये दो इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। और आगे क्या दिया पहले देखिए। बैलेंस शीट में दे दिया है इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, और एसेट्स में तो फिक्स्ड एसेट्स लिखा है और करंट एसेट्स दिया है और सीधा ही इन्वेस्टमेंट दिया है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। है अपने हैं सब। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? कहां से स्टार्ट करना चाहिए? डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब तो फॉर्मेट भी आपको याद हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए, आइए सम नंबर 2 सबसे पहले लेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। O Limited and minor। O Limited ने 24,000 शेयर एक्वायर्ड किया आउट ऑफ 30,000। कितना हो जाएगा? 4/9। माइनॉरिटी के पास 6,000 शेयर है आउट ऑफ 30,000। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे कंट्रोल चार्ट ए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कंट्रोल चार्ट ए बनाते वक्त हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। गैप दे दे के कीजिएगा, कल को कोई भी एडजस्टमेंट अगर भूल जाए और एडजस्ट करना पड़े तो कर सकेंगे। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और एक नया आएगा 6, वो है रिवैल्यूएशन। क्योंकि जिस दिन शेयर एक्वायर किया उस दिन रिवैल्यूड किया है, इट इज प्री। तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा हम क्या बोलते हैं? प्री। अब आइए, पहला का क्या नाम है? प्री प्रॉफिट। दूसरा है प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तीसरा है प्री रिजर्व। चौथा है रिजर्व एज पर बैलेंस शीट। क्या यहाँ रिजर्व दिया है बैलेंस शीट? दिया हुआ ना? शेयर कैपिटल और
6 बंद हो जाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्री प्रॉफिट कितना है, जिस दिन शेयर एक्वायर्ड किया था उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था 37,500, यहाँ लिखेंगे 37,500 लॉस है, इसकी हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। जीआर में कितना था 22,500 जीआर में। बैलेंस शीट में कितना था, तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट में लॉस था 67,500, यहाँ लिखेंगे 67,500 एंड जीआर कितना था 7,000। शेयर कैपिटल कितना था 3,000। बांटेंगे कुछ भी नहीं है, ये बांटने का काम जो है ना होल्डिंग और माइनॉरिटी में बात नहीं करेंगे। कभी कोई एडजस्टमेंट भूल जाओ, नहीं कर सको या नहीं याद रहा तो आप बांट पहले दोगे ना तो काटा कर दोगे। इसलिए डिवीजन करने के पहले हम कंप्लीटली पूरा चेक करें। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ। तो आप एक अलग से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। एक्वायर्ड कब किया था शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था 1/4/2014। सर आपने भी क्वेश्चन 2 में जो बात करी वो दिया नहीं था, अभी नहीं किया। एडजस्टमेंट नहीं दिया, 2 का एडजस्टमेंट नहीं दिया, बस बैलेंस शीट टोटल कर दिया है, बाकी एडजस्टमेंट नहीं दिया। सब तो ऊपर ही आ गए ना, नीचे तो कुछ है नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन में ध्यान से देखिए। पहले फिक्स एसेट्स इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड इज 90,000। कब 1/4 को। बैलेंस शीट में देखिए तो फिक्स एसेट्स सब्सिडियरी कंपनी में कितना दिया हुआ है, जबकि वहां बोल रहा है कि 90,000 का एसेट्स था 1 अप्रैल को, और यहाँ बैलेंस शीट में बता रहा है 1,50,000। इसका मतलब बिलिंग गई है, सब्सिडियरी कंपनी ने और फिक्स एसेट्स खरीदा हो नहीं भी होगा, तो हमको अब इससे कोई मतलब, हमको सिर्फ उस रिवैल्यूएशन से। अब यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2014 को मेरे पास फिक्स एसेट्स का वैल्यू था कितना 90,000, और अगर 90,000 था और बैलेंस शीट पहले समझ लीजिए 31 मार्च 2015 को हमारे बैलेंस शीट में कितना वैल्यू दिखा रहा है, ये 150 के अंदर तो आपने डेप्रिसिएशन दे दिया होगा बैलेंस शीट, तभी तो वैल्यू आया एकदम। इसका मतलब इस 1,50,000 के अंदर ये 90,000 का वैल्यू इंक्लूड होगा, लेकिन 90 का नहीं, 90 में क्या दिया होगा डेप्रिसिएशन, उसके बाद उसका वैल्यू दिया होगा। कितना % डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, वो 20% वैल्यू कितना हो जाता है, तो 31 मार्च 2015 को ये 90,000 का वैल्यू कितना बचेगा 72,000 इसके अंदर होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू घट के कितना हो गया है, लेकिन ये घटा हुआ वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड, बढ़ा हुआ वैल्यू इंक्लूड है, मतलब कितना इंक्लूड है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए,
क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने कहा जिसे हम शेयर एक्वायर किया उस दिन मालूम पड़ा कि 75,000 वैल्यू हो गया उसका 90 तक एसेट्स, मतलब 15,000 उसका वैल्यू क्या हो गया, उसने 75,000 का वैल्यू किया ही नहीं, इस पर 20% डेप्रिसिएशन निकालता, कितना आता, इसका मतलब है कि इसका 3,000 का डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया। सोचिए, ज्यादा हुआ ना, उसने 90 पे चार्ज किया, करना कितना चाहिए 75 पर, तो उसने 90 पे चार्ज किया 18,000, करना चाहिए 15,000, मतलब 3,000 मेरा एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब आप बताइए जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बात है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये हम लोग करते हैं। अगर डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दें तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तभी, अब तो हमको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, लेकिन एक्सेस हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है क्यों हुआ एसेट्स टू पीएल, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा रिवर्स। दूसरा चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ले रहे हैं वो किस टाइम पीरियड का ले रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर का, एक्वायर करने के बाद का, ये ऑटोमेटिक कौन क्या माना जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, तो रीवैल्यूएशन इज द प्री, बट रीवैल्यूएशन एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा पोस्ट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और ये एंट्री याद रखिएगा, क्या एंट्री है इसका, पहले तो हम 15,000 का एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या एंट्री पास करना चाहिए अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, 15,000 से, ये पहला एंट्री हुआ, और उसका जो डेप्रिसिएशन था उसका क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये दो एंट्री पास होगा हम लोग का रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट। अब इसका इफेक्ट हमारे होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेशन में कैसे जाएगा, तो हमने कंट्रोल चार्ट ए में सी पॉइंट बनाया था, रीवैल्यूएशन ऑफ कितना, डिक्रीज, ठीक है, और हमने एक इफेक्ट किया था डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अब लेस नहीं करेंगे, अब क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा है ना, लॉस हुआ था ना, हमने एंट्री क्या लिखाया था, देखिए आप एंट्री क्या लिखाया था लास्ट में, पीएल क्रेडिट हो रहा है ना, तो पीएल क्रेडिट होगा तो पीएल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, कौन सा पीएल बढ़ना चाहिए, प्री की पोस्ट, पोस्ट, इसके अंदर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में 3,000 प्लस का, अब आपको धीरे धीरे ये वर्कलोड बढ़ रहा है, पहला दो तो ठीक समझ में आ गया, म्यूचुअल सेटअप और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और ये तीसरा आ गया ऐसा कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, तो गलती हो जाएगा एग्जाम में, है तो क्या कर सकते हैं आप, अगर इसको याद करिएगा ना तो भूल जाइएगा, गलती करते, लेकिन आप उसका कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से घटा, तो ये एकदम पूरा रेसिप्रोकल है, रीवैल्यूएशन अगर प्लस होगा तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा पोस्ट प्रॉफिट से जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, और इसका डबल इफेक्ट लेना है हम लोग को,
कहाँ पर लेना है, डबल इफेक्ट। तो एंट्री में देखिए दोनों में क्या क्या आया था, एसेट्स और एसेट्स आया। तो एसेट्स हम लोग कहाँ लेते हैं, कंट्रोल सी। तो जब सी बनाएंगे उस समय उस एसेट्स का रिवैल्यूएशन को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो ये याद रखना पड़ेगा। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या था इसके अंदर में, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप जानते हैं कंट्रोल क्या सी में। तो अब हमारा एडजस्टमेंट का काम यहाँ पर अब हम लोग कंट्रोल चार्ट ए को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, प्री प्रॉफिट है 37,500 लॉस, बांटिए 4/5 कितना आएगा, तीस 30,000। और थोड़ा सा केयरफुली रखिएगा, ये लॉस है तो आपको ब्रैकेट देना है, और ये फ्री है तो आपको रेक्टेंगल भी देना है। ऐसे याद रखिएगा, मैंने बहुत सावधानी के साथ बनाना है, कूल माइंड से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा ना तो। दूसरा, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में से लेस करेंगे फ्री प्रॉफिट 37,500। अब आपको पोस्ट प्रॉफिट निकालना, बहुत वाइटल चीज है। कितना आएगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन तीनों को मैथमेटिकल एडजस्ट करेंगे, -67,500 है, +3,000 है, और -37,500। तब क्या हो गया, ये हो गया -64,500, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +37,500। तो कितना आएगा, माइनस जब कभी भी कहीं भी ऐसा फाइनेंशियली कैलकुलेशन हो तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कीजिएगा। इसको मिटा दें, okay। 27,000 को बांटिए, 600 नेगेटिव है, 5,400 नेगेटिव, और इसको राउंड करना है, पोस्ट है। फ्री रिजर्व बांटिए, कितना है, 18,000 और 4,500 फ्री है, ब्लॉक। रिजर्व इसका बैलेंस शीट से माइनस करेंगे, फ्री रिजर्व 22,500, पोस्ट आएगा कितना, 15,000 आएगा पोस्ट नेगेटिव, इसको आप बांटेंगे तो 12,000 आएगा नेगेटिव, 3,000 नेगेटिव। ये हम लोग का पोस्ट है, पोस्ट है ना,
शेयर कैपिटल 3 लाख को बांटेंगे 2,40,000। रीवैल्यूएशन 12,000 नेगेटिव, 3,000 नेगेटिव, और ये 12,000 जो है रेक्टेंगल में होगा तो माइनॉरिटी का टोटल 2 है। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा 60,000 प्लस ले लीजिए ना, तो आपको आसान 45,600 सही है ना, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा है वो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क हम लोग ट्रांसफर करेंगे आगे। उसके लिए हम लोग बनाना पड़ेगा कंट्रोल चार्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया था होल्डिंग कंपनी, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देख लेते हैं 2,10,000 लेस फ्री प्रॉफिट कितना था होल्डिंग कंपनी का हिस्सा फ्री प्रॉफिट में, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 20,000 नेगेटिव, फ्री रिजर्व 18,000 पॉजिटिव, नहीं सॉरी हाँ 18,000 पॉजिटिव। ओके, इसके बाद शेयर कैपिटल 2,40,000, रीवैल्यूएशन 15,000 नहीं 12,000 था ना नेगेटिव, इन सबको प्लस माइनस कीजिए 2,16,000, 6,000 नेगेटिव आ रहा है कैपिटल। ठीक है, कंट्रोल चार्ट से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ assets and liabilities। X लिमिटेड मतलब O लिमिटेड, E लिमिटेड, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स रूल तो दिया, और दिया है शेयर कैपिटल GR PL टेक पेबल, बस ये दिया और तो कुछ दिया नहीं, ज्यादा हिट्स तो ही नहीं, ये सब हिट्स था। फिक्स एसेट्स होल्डिंग का फिक्स एसेट दिया हुआ 675 और उसका 150, 675 150 टोटल
25 रिवॉल्यूशन हुआ था, लेस करेंगे रिवॉल्यूशन कितना 15,000, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 3,000, 830 12,000 माइनस होगा ना 8,13,000, ये मेरा फिक्स एसेट होगा। तो याद रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। करंट एसेट्स कितना दिया है 1,20,000, 1,21,500, 1,20,000, 1,21,500, टोटल 241,500। इसमें से क्या लेस करना है, करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक होता है, स्टॉक में अनरिलाइज होता है, अनरिलाइज लेस करना पड़ेगा। अनरिलाइज कितना आया था, क्या हम लोग ने निकाला था 75 बनती है और तो कुछ दिया ही नहीं, 75 लेस कर देंगे। टू 34 आएगा। शेयर कैपिटल कितना दिया 7,50,000, 3 लाख कुछ आएगा नहीं, 7,50,000। जीआर कितना दिया होल्डिंग का 60,000, 90,000 तो गलती नहीं दोगे होल्डिंग का, कहाँ 90,000, हाँ जीआर 90,000 हो गया। और जीआर आया था क्या पोस्ट जीआर, तो देखिए ऊपर में जीआर दिया होगा पोस्ट रिजर्व 12,000 आएगा ना नेगेटिव, आएगा ना 12,000, तो 12,000 नेगेटिव माइनस कर देंगे। 78, 60,000 पीएल है, पोस्ट पीएल भी आया होगा, तो पोस्ट पीएल है 21,600, नेगेटिव है, 21,600 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 38,400। और अनरिलाइज्ड प्रॉफिट 7,500 में माइनस करेंगे पीएल से, $30,900। ओके, ट्रेड पेबल कितना है 1,05,000 और 31,500। 136,000। सबका डबल एंट्री भी हो गया एडजस्टमेंट का। चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट तो आप बना सकते हो अपने आप, सिर्फ चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। फिक्स एसेट्स 8,13,000, करंट एसेट्स 2,34,000, बस ये दो ही चीज आया था एसेट साइड। कितना हुआ 1047। लायबिलिटी में जोड़ेंगे 7,50,000, 78,000, 30,900 एंड 1,36,500 प्लस आपका आया था कैपिटल रिजर्व 6,000 और 45,600 माइनस कितना आया आगे ना
भैया तो आपका वेरिफिकेशन तो यहाँ हो ही गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो वो तो आपको तो आता ही है, तो आप कर सकोगे तो Yes. तो आप Unrealized profit और इसका जो क्या चीज दिखाना है, तो वो कैलकुलेशन है unrealized इसमें नहीं करते। ये वो इवैल्यूएशन वाला रेड कलर का जो तो आपने 3 एडजस्टमेंट सीख लिया होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फ्यूचर सेटअप एंड रीवैल्यूएशन ऑफ, और साथ में नेगेटिव रिजर्व पीएल दिया है, उसका कैलकुलेशन लिखना है थोड़ा सा ऊपर में और कुछ नहीं करना। तो आज आपका यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एडजस्टमेंट सीखेंगे, डिविडेंड के ऊपर, बोनस शेयर के ऊपर, एक एक करके एक सम सीखे, एडजस्टमेंट में सीखेंगे। तो आप 5 सवाल बना के पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जितना वैरायटी ऑफ सम से वो प्रैक्टिस करें।